हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल कृष्ण जैन और आपका एक बार से फिर स्वागत है मेरी इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, आज जो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ एक एसओपी जो कि रिलीज़ करी है सीबीआईसी ने। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने सीबीआईसी की जीएसटी पॉलिसी विंग है, इसने जो है इंस्ट्रक्शन अपने जो इंटरनल ऑफिसर्स के लिए जो है इशू करी है। फ्रेंड्स, इस जो एसओपी है ये रिलेट करता है हमारे स्क्रूटनी ऑफ जीएसटी रिटर्न से। तो इसका मतलब है अब ये जो इंस्ट्रक्शन जो इशू करी है डिपार्टमेंट ने, अब इसके बाद से जो है जीएसटी के अंदर रिटर्न्स की स्क्रूटनी जो है स्टार्ट होने वाली है। फ्रेंड्स, ये जो एसओपी है इसके अंदर जो है डिपार्टमेंट ने एक जो है इंडिकेटिव लिस्ट इशू करी है अपने ऑफिसर्स को, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इस पैरामीटर पे आप जो है जीएसटी की रिटर्न्स को जो है चेक कर सकते हैं, स्क्रूटनी कर सकते हैं। तो आज हम जो ये वही, क्योंकि ये जो एसओपी है ये जो 13 पेज की है, हमें पूरा तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं जो फर्स्ट इसके जो छोटा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। देन वी विल स्टार्ट ऑल द पॉइंट्स दैट हैव बीन टेकन केयर इन दिस एसओपी। फ्रेंड्स, तो ये जो एसओपी जो है ये जो जैसे कि मैंने बताया ये जो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स की है जीएसटी के अंदर, जो हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं अब से वो जो स्क्रूटनी स्टार्ट हो जाएगी। अब स्क्रूटनी जो होगी वो जो है सिलेक्टेड बेसिस पे जो जीएसटीएन जो है वो सिलेक्ट करे जाएंगे और उसके बाद जो है प्रॉपर ऑफिसर जो है इसको जो है स्क्रूटनी करेगा। और इसके अंदर एक जो है आपको जो है ASMT फॉर्म 10 के अंदर जो है अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो वो इन्फॉर्म करी जाएगी, आपको उसका रिप्लाई करना है ASMT फॉर्म 11 के अंदर। और उसके बाद अगर जो है आपकी जो है जो भी आपने जो रिप्लाई सबमिट करा या फिर आपने डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट करा है और उसके जितने भी उसके अंदर टैक्स इंटरेस्ट वगैरह जो भी अमाउंट था वो आपने पे कर दिया है, तो उसके बाद जो है जो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो उसके ASMT 12 जो है इशू करके उसको जो है क्लोज कर देगा। अदरवाइज अगर सपोज कीजिए आपने पेमेंट नहीं करी है या आपने जो इसकी सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं करी है तो फर्दर जो हमारी जो सेक्शन है 65, 66, 67 के अंदर मूव करेगा, जो कि डील करते हैं हमारे ऑडिट से, स्पेशल ऑडिट से और सर्च एंड ऑपरेशन से। या फिर जो सेक्शन 73, 74 जो कि जहाँ पे कि हमने जो ITC गलत ले लिया है, अभी गलत अवेल कर लिया है या शॉर्ट टैक्स पे करा है, वो उससे डील करता है। 73 और 74 करता है जहाँ पे हमने टैक्स वगैरह पे नहीं करा है, शॉर्ट पे करा है, ITC रॉन्गली अवेल कर लिया, लेकिन हमारी जो फ्रॉडलेंट इंटेंशन होती है SSC की, तो उन सेक्शनों के अंदर जो है वो चला जाएगा। फिलहाल ये जो स्क्रूटनी के लिए जो इशू करा गया है ये जो एसओपी, इसके हम जो है देख लेते हैं इन्होंने जो है क्या क्या जो इंडिकेटिव जो लिस्ट जो दी है, क्या क्या पैरामीटर उन्होंने बताया जिसके ऊपर आप उस जो प्रॉपर ऑफिसर जो है आपकी इस जीएसटी की रिटर्न को जो है स्क्रूटनी करने वाला है। ये जो इससे पहले कि मैं जो स्टार्ट करूँ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लिस्ट में जो आपके साथ शेयर करूँगा इसके अंदर साफ लिखा है ये जो एक इंडिकेटिव लिस्ट है और ये फाइनल लिस्ट नहीं है। इसके अंदर फर्दर अगर और कोई पॉइंट जो है प्रॉपर ऑफिसर के माइंड में आता है जब स्क्रूटनी करते वक्त तो वो उसको जो है ऐड कर सकता है। तो ये जस्ट एक इंक्लूसिव लिस्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए जो फर्स्ट है, देखिए सबसे ऊपर लिखा है इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स फॉर स्क्रूटनी। तो फर्स्ट है, जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैं बता दूं आपको, इन्होंने जो है जो हम जो GSTR 3B के अंदर अपनी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज की जो डाटा जो है सब फिल करते हैं, टैक्स लायबिलिटी जो डालते हैं, प्लस आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जो कि जीरो रेटेड के केस में जो हम जो डालते हैं वो उनका जो है उसको जो है कंपेयर कर रहा है GSTR 1 की इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर इन दोनों के अंदर कोई मिसमैच होगा तो वो जो है आपको डिस्क्रिपेंसी जो है इशू कर दी जाएगी और आपको जो है उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। फिर पॉइंट अनकतर दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि जो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी जो कि हम जो RCM की जो टैक्स लायबिलिटी जो अपनी जो है 3.1D के अंदर जो ऑफ फॉर्म GSTR 3B के अंदर जो रिपोर्ट करते हैं उसको हम जो कंपेयर करेंगे ITC अवेल्ड से, जो कि रिलेटेड है हमारा RCM क्या ITC। तो जो कि हम रिपोर्ट करते हैं 4A2 के अंदर एंड 4A3 ऑफ फॉर्म GSTR 3B के अंदर। तो इन एनी केस अगर जो हमारी जो लाइबिलिटी अगर जो कम है और हमने जो है RCM वाली लाइबिलिटी जो हमने पे करी थी उसका जो GST हमने ज़्यादा क्लेम कर रखा है तो वो जो है मिसमैच के अंदर गलत हो जाएगा और उसको भी जो है डिस्क्रिपेंसी के अंदर जो है कवर कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि आपने जो शॉर्ट पेमेंट करी है।
ठीक है। फिर सेकंड है आपका जो 2A से रिकनसाइल करा जाएगा कि जो आपने जो लाइबिलिटी जो है 3B के अंदर रिपोर्ट करी आरसीएम की, और जो आपकी जो टेबल 2A है उसके अंदर जो टेबल 3 एंड 5 आती है और अमेंडमेंट की 4 एंड 6 है, उसको नेट करने के बाद अगर जो है आपने जो है लाइबिलिटी जो है कम रिपोर्ट करी है, या तो ये रिपोर्ट करी है या शॉर्ट पे कर रखा है टैक्स, तो वो डिस्क्रिपेंसी का कारण बन जाएगा आपका। देन थर्ड है फ्रेंड्स, अच्छा इस थर्ड है फ्रेंड्स, अगर मैंने जो, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो आरसीएम का जो मैं जो टैक्स पे करना होता है वो ऑलवेज जो है हमारे को कैश में ही पे करना पड़ता है। तो थर्ड यही है इसके अंदर कि अगर आपने जो 3B के अंदर जो टैक्स पेमेंट करा है और जो लाइबिलिटी जो कि मैंने जो 3.1D के अंदर रिपोर्ट करी है, लाइबिलिटी मेरी ज़्यादा है और जो मैंने कैश के अंदर पेमेंट कम कर रखी है, तो ये भी एक रीज़न बनेगा आपका डिस्क्रिपेंसी का, और इसके लिए आपको जो है नोटिस आ सकता है। देन पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट है दोस्तों, जहाँ पे कि जो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो उसका जो हमारा जो आईटीसी होता है वो जो है टेबल 4A4 और फॉर्म GSTR 3B में रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसको जो है 2A से कंपेयर करा गया है कि भाई उसका जो डाटा है वो जो टेबल 7 के अंदर आता है और अमेंडमेंट टेबल 8 के अंदर आती है। तो अगर वहाँ पे जो मिसमैच है, जो आईटीसी अवेल करा और जो फॉर्म जो GSTR 2A के अंदर उसकी डिटेल आ रही है, तो आपको जो है डिस्क्रिपेंसी के अंदर का नोटिस आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है जहाँ पे कि हमने कोई ऑल अदर आईटीसी जो कि हम जो है टेबल 4A5 और फॉर्म GSTR 3B के अंदर जो है अवेल करते हैं, तो उस केस के अंदर जो है वो भी 2A से जो है रिकनसाइल करा जाएगा। अब आप देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि आईटीसी अवेल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर आईटीसी in table 4A5 of form GSTR 3B may be verified with table 3 and table 5 along with net effect of amendment thereof in table 4 and table 6 of form GSTR 2A। तो 2A के अंदर जो मेरी वैल्यू आ रही है और ITC की जो मेरे सप्लाई मैंने जो ली है, मेरी इन्वर्ट सप्लाई जो हुई है, उसके जो ITC का जो 2A के अंदर आ रहा है मेरे पे अवेलेबल, और जो मैंने जो क्लेम करा है 3B के अंदर, उन दोनों का कंपेरिजन है इस पॉइंट के अंदर। और फिर फिफ्थ पॉइंट के अंदर आपका जो देखेंगे अगर आप कि जो कहीं जो टैक्स पेयर्स हैं जिनको कि रिक्वायर्ड है TCS और जो TDS की हमारे जो GST के अंदर, तो अगर जो भी टैक्स पेयर जो कि TCS कलेक्ट कर रहा है या फिर जो TDS डिडक्ट कर रहा है, तो उसको जो है GSTR 7 एंड GSTR 8 के अंदर रिपोर्ट करते हैं, और वो जो टेबल 9 के अंदर 2A के अंदर रिपोर्ट होती हैं। तो जितना भी अगर आपका जो टैक्सेबल वैल्यू जो आपने जो रिपोर्ट करी है 3.1A के अंदर, अगर वो मेरी जो है कम है, जिसके ऊपर जो TCS और TDS की जो वैल्यू है, जिस पे मेरा TCS या TDS कटा है या कलेक्ट करा है, TCS का कलेक्ट करा है, उससे कम है, तो भी वो जो है डिस्क्रिपेंसी के कारण बनता है और डिस्क्रिपेंसी का नोटिस आपके पास आ सकता है। ओके सर। देन नेक्स्ट है आपका कि लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन टेबल 3.1A 3.1B और फॉर्म GSTR 3B शुड बी वेरीफाइड विद टैक्स लाइबिलिटी एज डिक्लेयर्ड इन ई-वे बिल। जो मेरी ई-वे बिल के अंदर जो मेरी लाइबिलिटी हम डिक्लेयर करते हैं टैक्स की, देखिए ई-वे बिल के अंदर एक ये भी होता है कि इफ़ वैल्यू इज लेस देन 50,000 देन ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। सिमिलरली मटेरियल में बी सेंट फॉर पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल कंजम्पशन मीन्स यानी एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो है डिवीज़न में, दूसरी सेम स्टेट के अंदर है, उसने जो है अपने एक डिवीज़न से दूसरी डिवीज़न पे जो है सामान भेजा, तो उसके लिए जो है ई-वे बिल जनरेट करा। तो ऐसे केस भी होते हैं, तो उसके अंदर ई-वे बिल के अंदर जो वैल्यू तो बिल्कुल टैली नहीं होगी, लेकिन हाँ जो मेरी जो वैल्यू 3.1A और 3.1B के अंदर आ रही है, दैट मस्ट नॉट बी लेस देन द वैल्यू जनरेटेड थ्रू द ई-वे बिल रिपोर्ट, जो कि हमारे पास जो GSTR 1 के अंदर जब आप फाइल करने जाते हैं वहाँ पे कई समटाइम आप देखा भी होगा कि जो है वहाँ पे भी दिखाता है कि आप जो ऑटो पॉपुलेट भी कर सकते हैं ई-वे बिल के थ्रू डाटा। ओके, देन पॉइंट नंबर 7 है कि देखिए जहाँ पे कि जो कुछ टैक्स पेयर्स का अगर रजिस्ट्रेशन, जिनसे कि आपने जो है इन्वर्ट सप्लाई ली है और उनका जो रजिस्ट्रेशन जो है बैक डेट से जो है रिट्रोस्पेक्टिव ली उसको जो है कैंसिल कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपने जो है कोई भी ITC ऐसा क्लेम करा है जो कि जिसकी की इनवॉइस की डेट जो है उसके इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद की है, तो वो जो है आपको जो है रिवर्स करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जो डिस्क्रिपेंसी का जो है
नोटिस आ सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर यही। फिर 8 पॉइंट है, इनएलिजिबल आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवाइस और डेबिट नोट इशूड बाय सप्लायर हु हैव नॉट फाइल्ड देयर जीएसटीआर 3B रिटर्न फॉर द रिलेवेंट टैक्स पीरियड। देखिए अब जब अभी क्या है, जो हमारी एक वन ऑफ द कंडीशन टू क्लेम आईटीसी इज दैट टैक्स should have been paid by the supplier to the government. So this is the one of the condition for a valid ITC. Now how can recipient check this? This can be checked by the recipient in GSTR 2A. जो GSTR 2A है उसके अंदर जो है आपके वहाँ पे रिपोर्ट 2A की रिपोर्ट के अंदर डेट आती है कि जो सप्लायर ने जो है GSTR 3B फाइल करी है कि नहीं करी है। इन केस अगर उन्होंने फाइल नहीं करी है तो हमारे को ITC क्लेम नहीं करना चाहिए। यही पॉइंट उन्होंने बोला है कि अगर वहाँ पे नो आ रहा है, अगर ITC 3B उन्होंने फाइल नहीं करी है हमारे जो है सप्लायर ने, और आपने ITC क्लेम कर रखा है, तो ये जो है एक रीज़न बन जाता है आपका। ओके फिर फ्रेंड्स फिर आता है कि वेदर GSTR 3B ऑफ ए टैक्स पीरियड इज फाइल्ड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट एज पर सेक्शन 16(4). इन सच केसेस नो ITC शैल बी अवेल्ड इन द रिटर्न। फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 है दैट पर्टेन्स टू जो हमारी जो फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट जो सितंबर आता है 6 मंथ के बाद, वहाँ तक जो है उसकी सितंबर मंथ की जो हम जो रिटर्न फाइल करते हैं 3B, ठीक है, वहाँ तक ही हम जो है ITC जो है क्लेम कर पाते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। तो वही चीज़ ये बताइए कि अगर आपने जो है वो सितंबर वाली रिटर्न सपोज करो जैसे 20 तारीख को अगर जाती है हमारी, और वो आपने जो 21 तारीख को फाइल करी है, ठीक है, और आपने उसके अंदर कोई ITC क्लेम करा है पिछले साल का, तो वो जो है आपने गलत क्लेम करा है और उसके लिए जो डिस्क्रिपेंसी का नोटिस इशू हो जाएगा। इसके अंदर इन्होंने फिर फर्दर क्लैरिफाई करा है कि जो फाइनेंशियल 17-18 की जो डेट है, वो जो 16(4) वाली जो डेट है फाइनेंशियल 17-18 के लिए, वो जो एक्सटेंड करी गई थी, तो उसके लिए भी उन्होंने बता दिया कि जब तक एक्सटेंड हुई थी तब तक जो है उसको करेक्ट माना जाएगा। फिर 10th है कि जो ITC जो कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए हमने अगर क्लेम करा है, तो वो जो है हम जो है 3B का डाटा जो है वो टेबल 10 और 11 के अंदर जो इंपोर्ट का जो डाटा आता है 2A के अंदर, उससे जो है कंपेयर करके उससे भी चेक कर सकते हैं। फिर है कि वेदर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ मेड रिवर्सल ऑफ ITC अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ रूल 42 एंड 43 के अंदर। देखिए जो रूल 42 है दैट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्सल देयरऑफ, एंड रूल 43 दैट डील्स विद मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड एंड रिवर्सल देयरऑफ। तो यही देखना है कि भाई रिवर्सल आपका जो है ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर रिवर्सल नहीं हुआ है तो डिस्क्रिपेंसी का जो रीजन बन सकता है कि नोटिस का रीजन बन सकता है। वेदर रजिस्टर्ड, फिर नेक्स्ट है वेदर रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ पेड इंटरेस्ट लायबिलिटी इन टर्म ऑफ सेक्शन 50। अगर आपने कोई पेमेंट डिले करी है तो उसके लिए जो है इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा तो वो जो प्रॉपर ऑफिसर ये चेक करेगा कि अगर आपकी लायबिलिटी डिले पे हुई है तो आपने इंटरेस्ट पे करा है कि नहीं करा, तो पॉइंट नंबर 12 में वो बोला गया है। तो देन पॉइंट नंबर 13 वेदर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ पेड लेट फी इन टर्म ऑफ सेक्शन 47 इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ स्टेटमेंट। अगर कोई आपको लेट फी पे करनी थी, रिटर्न डिले करी है आपने, तो वो आपने पे करा है कि नहीं करा, तो ये पॉइंट नंबर 13 है। तो फ्रेंड्स ये जो जैसे मैंने बताया ये जो लिस्ट जैसे एक जो इंडिकेटिव लिस्ट है और इसके अंदर जो फर्दर जो है और पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं। तो एक ये जो मैंने जस्ट आपको जो है ओवरव्यू दे दिया है SOP जो कि रिलीज़ करा है गवर्नमेंट ने। आई होप ये आपके लिए जो है इन्फॉर्मेशन जो यूज़फुल रही होगी। मैंने इसको जो बहुत ही फास्ट उसके अंदर जो है कवर करने की कोशिश करी है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच। वन मोर थिंग, ये जो मैंने जो वीडियो जो है बनाया है ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए लाएँ। इसके अंदर मैं किसी तरह की आपको एडवाइस नहीं देता हूँ। आप जो है एडवाइस के लिए अपनी जो है टैक्स एक्सपर्ट से जो है कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।